नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं के पाठ एक थोड़ी धरती पाऊं जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता को हमने पहले पढ़ लिया है वीडियो में और इसके अर्थ ग्रहण हम अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन अब हम इसके शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और इसके पद्यांशों को अच्छे से समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, जलाशय। जलाशय का अर्थ क्या होता है? तालाब, कुएं, अर्थात जहां पर जल को एकत्रित या इकट्ठा किया जाता है, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? जलाशय। जैसे तालाब, कुएं। नंबर 2, दहक। दहक का अर्थ होता है बिना लपटों के तेज जलना, अर्थात कोई चीज हमें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई सी दिखती है और ऐसा लगता है जैसे आग की तरह फैली हुई है, लेकिन वो फैलती तो है पर उसमें लपटें नहीं होती। जैसे आग में लपटें होती हैं पर उसमें लपटें नहीं होती। आगे देखिए, विनती। विनती का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। नंबर 4, शिशु। शिशु का अर्थ क्या होता है? लगभग 1 साल तक का बालक। फिर तो क्या हो जाता है, उसको बच्चा बोलने लग जाते हैं। शिशु का मतलब एकदम छोटा बालक। दुष्कर्म। दुष्कार्थ क्या होता है? बुरे। कर्म का अर्थ होता है कार्य, अर्थात बुरे कार्य। नंबर 6, शाखे। शाखे का अर्थ क्या होता है? डालियां। पेड़ों की जो डालियां होती है उनको हम क्या बोलते हैं? शाखाएं या शाखे। इतराना। इतराना का अर्थ होता है इठलाना या अपनी बात पर गर्व या घमंड प्रकट करना। वहशी। वहशी का अर्थ होता है असभ्य, जंगली, क्रूर। दहक। दहक का अर्थ होता है जलना या बिना लपटों के जलना। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। अब आइए देखिए, क्यारी। फूल व सब्जियों के लिए तैयार किया गया क्षेत्र। अब देखिए, खेतों में कई बार ऐसी होती है अलग अलग, जैसे मिट्टी की अलग अलग मेढे सी बना दी जाती है, मतलब दीवारें से खड़ी कर दी जाती है मिट्टी की, जिसमें अलग अलग तरीके से किसी में फूल उगाए जाते हैं तो किसी में सब्जियां उगाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यारी। चौपाई। चौपाई यानी 4 पैर। पाए का मतलब पैर, चौ यानी 4, 4 पैरों वाले अर्थात पशु। आइए मौखिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। नंबर 1, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था? कवि बहुत दिनों से धरती पर बाग बगीचा लगाने की सोच रहा था। प्रश्न नंबर 2, कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहते थे? कवि पेड़ों से अपने आप को भाई कहलवाना चाहते थे। अब कवि पेड़ों से अपने आप को भाई क्यों कहलवाना चाहते थे? क्योंकि अभी ऐसा समय आ गया है कि लोग पेड़ को निर्दयी होकर काट रहे हैं। इस कारण से पेड़ है उसको मानव यानी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। इस वजह से पेड़ है वो लोगों को अपना बंधु, अपना हितकर नहीं समझ रहे हैं। आज सभ्यता क्या कर रही है? आज सभ्यता क्रूर और निर्दयी होकर पेड़ों को काट रही है। आइए लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। थोड़ी धरती पाने पर कवि क्या करना चाहता है? कवि चाहता है कि अगर उसको थोड़ी सी धरती कहीं मिल जाए तो वह उस धरती पर बाग बगीचे लगा सके, जिसमें कि फल फूल उगे और चारों तरफ प्यारी खुशबू महके। एक भी पेड़ न लगा सकने से कवि को क्या कमी महसूस हो रही है? एक भी पेड़ नहीं लगा सकने के कारण कवि को अत्यंत दुख हो रहा है। और कवि पेड़ क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि उसे कहीं भी 1 इंच धरती भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आजकल शहरों में लोग पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण कवि को 1 इंच भी धरती ऐसी नहीं मिल पा रही जिसके ऊपर की वह वृक्षों को लगा सके। उसे अपने स्वयं के पास जमीन की कमी भी महसूस हो रही है। अब उनको लगता है कि मुझे मेरे खुद की निजी कोई भूमि भी मिल जाए तो ही अच्छा है, पर उनके स्वयं के पास भी ऐसी कोई भूमि या जमीन नहीं है जिस पर कि वे पेड़ पौधा लगा सके, जिसके कारण चाहते हुए भी वह धरती को हरा भरा नहीं बना पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, शिशुओं के समान कौन रोता है? जब कोई पेड़ों को काटता है तो पेड़ है वो भोले भाले बच्चों की तरह रोते हैं। अगर हम बच्चों को कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो बच्चों को दर्द होता है, वह रोते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हम पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी चलाते हैं बिना किसी वजह के, तो पेड़ भी भोले भाले बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। अगर कोई पेड़ की शाखाओं को काटता है तो पेड़ों को भी कष्ट होता है।
आइए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अपने बाग में कवि क्या चीजें चाहता है? कवि अपने बाग को फलों व फूलों से लदा हुआ देखना चाहता है। चिड़िया की मधुर आवाज सुनना चाहता है। ठंडी और ताजी हवा और तालाब के निर्मल जल की धारा की आवाज भी वह अपने बागों के समीप चाहता है। यहाँ पर कवि है वो एक कल्पना कर रहा है। कवि क्या कल्पना कर रहा है कि अपने बाग के अंदर वह फलों और फूलों से लदे हुए बगीचे देखना चाहता है। वह चाहता है कि मुझे थोड़ी सी ऐसी जमीन मिल जाए जिस पर कि मैं फल और फूल उगा सकूं, और उस फलों और फलों के लदे हुए बगीचे के अंदर चिड़िया अपनी मधुर वाणी में बोलती अपने गीत गाती रही और मैं उसको सुनता रहूं। वहां पर एक तालाब भी हो जिस तालाब के पास से ठंडी ठंडी हवा आए और ऐसा लगे जैसे वह हवा अभी उस पानी के जल में नहाकर आई हो। इस प्रकार उसको वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वह अत्यंत मनोरम ही चाहता है। कवि के अनुसार यदि हमारे पास थोड़ी धरती हो तो उसमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं? कवि के अनुसार यदि हमारे पास थोड़ी सी धरती हो तो उसमें फलों और फूलों से लदे बगीचे हो, छोटी छोटी क्यारियां हो जो कि पेड़ पौधों से महक रही हो, छोटी सी खेती हो जिसमें फसलें आग की भांति तेजी से बढ़ रही हो, दहक रही हो। अपन ने पढ़ा था ना कि ऐसी फसलें हो जो लगातार बढ़ रही हो और ऐसा लग रहा है जैसी आग हो पर उसमें आग के जैसी लपटें नहीं हो। नेक्स्ट, कवि हमें पेड़ों के संग संग क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि हमें पेड़ों के संग संग आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। कवि कहना चाह रहा है कि जैसे पेड़ हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो हमें भी उसकी बातों की सीख लेनी चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। पेड़ों के संग सदा खिलते और मुस्कुराते रहने की सीख दे रहे हैं और पेड़ों के संग गर्व करने व नम्र बनने की सीख दे रहे हैं। जिस प्रकार पेड़ है वो नम्र बन के हमेशा झुके हुए रहते हैं और क्या सीख देते हैं, वो हमेशा पेड़ों की तरह खिलते और मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा परोपकार की भावना उसके पेड़ों के अंदर रहती है, तो हमें हमेशा पेड़ों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कवि को 1 इंच भी धरती क्यों नहीं मिल पाती? क्या यह नागरिक जीवन का अभिशाप है? अब यहाँ पर कवि हमसे प्रश्न पूछ रहा है और हमसे अपने विचार प्रकट करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न कवि ने यह पूछा है कि कवि को 1 इंच धरती क्यों नहीं मिल पाती? तो कवि को 1 इंच धरती क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसको थोड़ी सी भी धरती खाली नहीं मिल पा रही है। और क्या यह नागरिक जीवन के लिए अभिशाप है? कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जीवन के लिए ये सब कुछ अच्छा है या गलत है? कवि को 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाती है, यह नागरिक जीवन के लिए अभिशाप ही है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के वश में होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। कहीं भी वृक्ष लगाने के लिए धरती शेष नहीं बची है। लोग बड़े बड़े होटल, कारखाने, इमारतें आदि बना रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ व तरक्की में लगे हुए हैं, किंतु यह सब मानव जीवन के लिए अभिशाप साबित होगा। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग अत्यधिक बीमार पड़ने लग जाएंगे। आगे देखिए, आपके विचार में क्या पेड़ किसी को अपना भाई कह सकता है? इस पंक्ति के द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाहता है? अब ये पूछना चाहते हैं कि क्या पेड़ कभी मानव जाति पर विश्वास कर पाएंगे? तो अब हम क्या बताना चाहते हैं कि हमारे विचार में पेड़ किसी को अपना भाई कह सकता है। क्यों? क्योंकि आज के युग में मानव अपने स्वार्थ में अंधा होकर पेड़ों को काट रहा है। धरती पर पेड़ पौधों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति वृक्षारोपण का कदम उठाए और पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा बनाए तो वह पेड़ों के लिए प्राणदाता ही होगा और भाई के समान ही होगा। आगे देखिए, अब हम भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं, पर उससे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे।
रिक्त स्थानों की पूर्ति का सर्वप्रथम कह है, हो सकता है छोटी सी, हो महक रही हो। क्या हो? छोटी सी क्यारी। नंबर है, उस धरती में जो हो सके लगाऊं। क्या हो सके? बाग बगीचा। ताजी हवा में अपना हर अंग भिगोले। किसमें? जलाशय में। हो सकता है कहीं शांत घूम रहे हो। क्या घूम रहे हो? चौपाएं। आज सभ्यता बन पेड़ों को काट रही है। क्या बनकर काट रही है पेड़ों को? वहशी। अब आप ये अपनी अभ्यास पुस्तक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें भी इन सबको फिल कर लेना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। जलाशय में ताजा ताजा फूल खिले। गलत। कवि को कहीं से 1 इंच धरती मिल गई। गलत। कवि विनती करता है कि पेड़ न काटे जाएं। सही। पेड़ और पौधे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। सही। फेफड़ों में जहरीली हवा भरी जा रही है। सही। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसका हम अपने बुक के साथ ही, अभ्यास प्रश्न के साथ ही, और इसके बुक का जो शब्दार्थ पढ़ा था, अर्थ ग्रहण कर लिया था, उसके समय हमने इसको पढ़ा था। अब आइए हम भाषा और व्याकरण को के प्रश्नोत्तरों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए भाषा और व्याकरण में शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होते हैं? जैसे दो शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह होता है उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे फूल फलों, हरा भरा, बाग बगीचा, संग संग, इन सब के बीच में हमें योजक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। तो ये शब्द क्या है? ये जोड़े हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? शब्द युग्म। अब नीचे देखिए समानता बोधक शब्द। समानता बोधक का मतलब जहाँ समानता किसी शब्द में सा, सी, से ऐसे शब्द है, वहां पर समानता बोधक होता है। इनसे पूर्व में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। सा, सी, से, इनसे पहले क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। जैसे प्यारी सी, शांत सी, जहर सा, ताजी सी, फलों से। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। हवा, पवन, वायु, समीर। खुशबू, महक, सुगंध। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि उद्देश्य और विधेय होता क्या है। देखिए, हमारे सामने कोई वाक्य होता है तो वाक्य के दो पार्ट होते हैं, तो उद्देश्य और एक विधेय। जैसे इंग्लिश में होता है ना, सेंटेंस के दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वैसे उद्देश्य और विधेय होता है। वाक्य में अगर किसी व्यक्ति, किसी संज्ञा शब्द या किसी वस्तु के बारे में कुछ बात कही जा रही है तो उस व्यक्ति या वस्तु को तो हम कहेंगे उद्देश्य, और जो बात उसके बारे में कही जा रही है उसे हम कहेंगे विधेय। जैसे फर्स्ट, तुम्हारे पास अपनी धरती हो, तो किसके पास धरती हो? तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास तो हो गया उद्देश्य, और अपनी धरती हो, यह हो जाएगा विधेय। आज की सभ्यता वैसी बन गई है, तो आज की सभ्यता यानी किसके बारे में बात कही गई है? वैसे कौन बन रहा है? तो ये जिसके बारे में बात कही जा रही है वो गया उद्देश्य। तो आज की सभ्यता आएगा उद्देश्य में, और वैसी बन गई है विधेय हो जाएगा। हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। हमें पेड़ पौधों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो हमारे बारे में ये बात कही गई, तो हम तो हो जाएगा उद्देश्य, और बाकी सारा वाक्य हो जाएगा विधेय। अब आगे देखिए, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। तो बच्चे और पेड़ दोनों के बारे में ये बात कही गई है, तो यहाँ पर बच्चे और पेड़ दोनों हो जाएंगे उद्देश्य, और दुनिया को हरा भरा रखते हैं हो जाएगा विधेय। आगे देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता है कर्ता के साथ में, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। और जो हम कार्य करते हैं, क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। नंबर क्या देखिए, काले बादल गरज रहे हैं, तो गरजन कौन कर रहा है? बादल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। आगे देखिए, हमें लोगों को समझाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें और लोग दो जने आए, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका क्या होगा? हमें किसको समझाना चाहिए? तो अगर उत्तर मिलता है कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, तो वहां पर कर्म है, सकर्मक क्रिया हो। बच्चे दुनिया को हरा भरा रखना चाहते हैं, तो बच्चे दुनिया को कैसा रखना चाहते हैं?
हरा भरा रखना चाहते हैं, तो हरा भरा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, सकर्मक। नंबर 6, चिड़िया चहचहा रही है, यानी चहचहाना क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, और वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है, चिड़िया के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अब यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, आकारांत का मतलब पीछे आ की मात्रा वाले शब्द, तो उनका बहुवचन में प्रयोग करते हुए ए लग जाता है, और इसमें बिंदी नहीं लगानी चाहिए। जैसे अपन बिंदी लगा देते हैं, बच्चे, छत्ते, लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी। बच्चा, बच्चे, छत्ता, छत्ते, पत्ता, पत्ते, गमला, गमले। इस प्रकार हमने पाठ को के शब्दार्थों, लघु प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, दीर्घ उत्तर और इन सबको पढ़ा, भाषा और व्याकरण को भी पढ़ा, बहुवचन, एक वचन, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, उद्देश्य, विधेय, सबका अध्ययन किया। उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। अब आप पाठ को अभ्यास करें और इसके प्रश्नोत्तरों को याद करें। धन्यवाद।